इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हम भारतवासी स्पेसिफिकली गंगा नदी को हमारा, कोई भी नदी हो, उनको हमारा जीवन मानते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि इस नदी में जीवन पनपता है या नहीं, या एक्चुअली ये नदी जीवित है या नहीं, ये किससे समझा जाता है? तो इसका अनुमान लगाया जाता है कि क्या उसमें कछुए जिंदा है या नहीं। आज की जो कहानी है वो ऐसी है, स्टोरी ऑफ गंगा स्टर्टर, यानी गंगा नदी के कछुए की। तो गंगा नदी में दोनों प्रकार के कछुए रहते, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी कछुए गंगा नदी में उसके क्लीनिंग के लिए छोड़े गए थे हमारे सरकार के द्वारा, ताकि ये जो गंगा नदी में हमारे ह्यूमन बॉडीज, जो डेड बॉडीज है वो डाली जाती है, जानवर डाले जाते हैं और कई सारी चीजें डाली जाती है, तो इनको खत्म करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे मांसाहारी कछुए डाले गए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि जो शाकाहारी कछुए वो, उनको कई अरसों से वो गंगा नदी में दिखे ही नहीं थे, यानी लगभग 30 साल हो गए वो गंगा नदी में पाए ही नहीं गए। अचानक एक जो हापुड़ के दुहेरी गांव में एक कछुआ पाया गया, जिसको बटागुर ये कछुआ बोला जाता है। और जो शाकाहारी कछुआ है वो 30 साल में पहली बार गंगा नदी में देखा गया, और इसको रेड नेक टर्टल ऐसे भी बोला जाता है। ये पूरी दुनिया में एक एंडेंजर स्पेसीज है, यानी पूरी दुनिया में 100 से भी कम ऐसे ये कछुए बचे हैं। अभी उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये था कि इस कछुओं को ये पूरे गंगा नदी में कैसे बढ़ाना है। तो 2021 में ये जो कछुआ एक दिखा था उसका पूरा निरीक्षण किया गया। 2023 में ये देखा गया कि ये जो कछुआ है इसके 2 घोंसले, जिसमें 21 जो है वो कछुए के बच्चे, इनको सरकार को वहां पे दिखे। उसके बाद में 2025 में इसमें 20 ऐसे कछुए डाले गए शाकाहारी, जो कि जिनके शेल के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगाया गया। अभी उस ट्रांसमीटर का काम यही था कि वो ये कछुए कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, इनको कौन सा पर्यावरण इकोसिस्टम पसंद है, ये सभी चीजें इसमें देखी गई। और ये पूरा निरीक्षण करने के बाद में बाकी के जो भी कछुए उसका वैसे ही संवर्धन किया गया। अभी ये कोई भी काम अगर हम देखते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है इसका समाज का जो इम्पोर्टेंस है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गंगा के किनारे बहुत सारे साधु संत रहते हैं, तो ये साधु संत ने वहां के जो शिकारी थे, जो ये कछुए की तस्करी करते थे, उनको ये बताया कि कछुए वैसे पवित्र माने जाते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पाप लगेगा। जिसकी वजह से वहां पे जो शिकार थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद में स्कूल के बच्चे और अफसर जो है, उन्होंने सभी समाज को ये सिखाया कि आप गंगा नदी में जो कचरा है वो मत डालिए। प्लास्टिक तो इसमें आप डालेंगे तो जो कछुए वो मर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, और वो प्लास्टिक उनके गले के अंदर जो है वो बैठ जाता है। इस तरीके से ये समाज ने जिनको हमें लगता है कि गंगा नदी जीवित रहनी चाहिए और उसका जीवन अगर कछुआ है तो इनको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समाज ने सभी लोगों को सिखाया। तो ये है गंगा नदी के प्रति और उसके कछुए के प्रति हमारे समाज का कर्तव्य, जो हमने करके दिखाया। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कर्तव्य हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और शायद कर्तव्य कोई निभाने के लिए हमारी पूरी जिंदगी लग जाए। तो चलिए वैसे ही बुलाते हैं एक ऐसे इंसान को जिन्होंने अपने एमसीएल के प्रति कर्तव्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है वो दाव पे लगाई है। ऐसे हमारे एमसीएल के एमडी डॉक्टर श्याम गुलर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को, अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार के तौर पे स्थापित करना है। मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनके अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी खुद की मार्केटिंग की यंत्रणा है।
2025-26 में इन्होंने इतना टर्नओवर किया है, इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें इस साल अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस साल दुनिया के सामने उस सॉल्यूशन को तैयार करना है, उस सॉल्यूशन का निर्माण करना है जिस सॉल्यूशन के साथ हम इस दुनिया को बचा पाए। आज पूरी दुनिया एक बहुत ही भयंकर ऐसे खतरे का सामना कर रही है और ये खतरा, ये संकट सर्वाइवल का है और उस संकट का नाम है क्लाइमेट चेंज। उस संकट का नाम है ग्लोबल वार्मिंग और ये संकट इसीलिए है कि आज पूरी दुनिया चल रही है ऑयल इकोनॉमी के ऊपर। वो संकट इसीलिए है कि जो चीज हमें ये चाहिए वो सब कुछ हम तैयार कर रहे हैं इस ऑयल के ऊपर और हमें इसको रोक के पूरी दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है। इसका मतलब यह है कि हमें दुनिया को यह दिखाना है कि ऑयल इकोनॉमी गलत है, इस संकट का कारण है और सही जो रास्ता है वह है कृषि आधारित इकोनॉमी। हर वो चीज जो आज ऑयल से बनती है, हर वो चीज हमें कृषि आधारित हमारे खेतों से बनानी है, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा और हम उससे बेहतर एक बहुत बेहतर ऐसे प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे हर जरूरतों को पूरा भी करेंगे और इस प्रकृति का ख्याल भी रखेंगे। और यही सॉल्यूशन दुनिया के सामने इस साल हमें तैयार करना है और वो भी अच्छे स्केल में तैयार करना है, ताकि इस स्केल को, इस सॉल्यूशन को देख के लोग, दुनिया इसको एक्सेप्ट करें। और हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं दुनिया को बताना चाहते कि आप हमसे ही खरीदो ये। आप अगर अपने देश में जो रह रहे हो, काम कर रहे हो, वो अपने देश में आप खेती करो। आप अपने देश में खेती करो और उस खेती से आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करो। और यही सही रास्ता है सस्टेनेबिलिटी का, दुनिया को बचाने का। लेकिन दोस्तों जब ये चीज होगी, जब पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी और इस रास्ते पे, इस कृषि आधारित इकोनॉमी पे चल पड़ेगी, तो दोस्तों सबसे ज्यादा ये उत्पादन तैयार करने वाली क्षमता अगर किसी देश के पास है तो वो भारत है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक रिसोर्सेज अगर किसी के पास है तो वो भारत है। और बात सिर्फ प्राकृतिक या फिजिकल रिसोर्सेज की नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स, ज्ञान का रिसोर्स, ये भारत के पास कई ऐसी चीजें हैं कि जिसके साथ भारत एक्चुअली दुनिया को सही चीज बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा, सही राह बताएगा कि किस तरह से आप इन अलग अलग चीजों का निर्माण कर सकते हो। और इस पूरे प्रोसेस पे कंपलसरी हमारा देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा और इस पूरे प्रोसेस में कंपलसरी हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। और इस साल हमें मिलकर वो काम करना है जो हमारे देश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, जो हमारे देश को सबसे महान देश फिर से बनाने के लिए उस दिशा में सबसे ठोस ऐसा कदम है। और दोस्तों जहां तक फंडिंग की बात है, तो फंडिंग का दूसरा ट्रांच हमें मिल चुका है। अभी इस दूसरे ट्रांच की जो फंडिंग है उसका उपयोग करने की जो परमिशन है वो भी हमें मिल चुकी है। अभी इस फंडिंग के साथ सबसे पहले तो हमें जो इमरजेंसी पेमेंट्स है, एमवीपी के, एमएसएस के, मेडिकल इमरजेंसी से, उनको हम पूरा करेंगे। आने वाले दिनों में ये जो रिपेमेंट है, ये हम और बढ़ाएंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे और आने वाले कुछ ही दिनों में ये पूरी लायबिलिटी हम नील करेंगे। लेकिन उसी के साथ अभी इस ट्रांच के साथ हमें इस 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन दोस्तों ये 19 एमकोल प्रोजेक्ट का जो अभी एग्जीक्यूशन होगा वो वैसे नहीं होगा जैसे अभी तक होता आया है। यानी वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, वो लोग जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, वही लोग एग्जीक्यूशन में आएंगे, बिजनेस एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आपके ये सभी प्रोजेक्ट्स तो एग्जीक्यूट करेंगे प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, ऐसे लोग जो इन सभी चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं और जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ टाइम बाउंड मैनर में, एफिशिएंट वे में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। और बात सिर्फ प्रोजेक्ट को पूरा करने की नहीं है, जब हम इन प्रोजेक्ट्स को चलाएंगे तब इनके पीछे एक चाहिए अच्छा सर्विस सिस्टम, एक अच्छा बैकअप। तो ये सभी लोग हमारी पूरे प्रोजेक्ट का जो मेंटेनेंस है उसका भी ख्याल रखेंगे और ये बहुत जरूरी है। दोस्तों इस साल, इस आर्थिक वर्ष के लिए हमें जो बिजनेस करने हैं, इसका एक पूरा रोड मैप हमने तैयार करके रखा है। और आर्थिक वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। अब इस अप्रैल और मार्च के बीच में ऑलरेडी 3 महीने निकल चुके हैं।
अप्रैल मई जून निकल चुका है, हम ऑलरेडी जुलाई में हैं। तो हमारे पास इस आर्थिक वर्ष में वैसे देखा जाए तो 9 महीने से भी कम दिन बचे हैं। और इस 9 महीने के अंदर हमें इतना बड़ा जो बिजनेस रोड मैप हमने तैयार किया है उसको पूरा करना है। यानी इस आने वाले 9 महीने में हमें 25 सीएनजी प्रोजेक्ट, 200 एमकोल प्रोजेक्ट और हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस का निर्माण करना है। और ये पूरा काम हमें इन 9 महीने में करना है। और ये काफी चैलेंजिंग है, ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत एम्बिशियस टास्क है, लेकिन हम करेंगे जरूर। कैसे करेंगे? तो दोस्तों, मैक्सिमम चीजें हम आउटसोर्स करेंगे। यानी आज मार्केट में ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो एक स्पेशल काम के लिए एक्सपर्ट है। यानी कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि जो 100% सिविल का काम आपको पूरे देश में जहां चाहेंगे वहां करा के देंगे। उनके पास इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है। हम उनको बोलेंगे हमें ये करके चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर आप उम्मीद नहीं करेंगे इतने कम समय में टाइम बाउंड मैनर में एफिशिएंट उसको करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। यानी हर एक लेवल पे, हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी का काम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का काम, ये सब वो आपको हमें करा के देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो फैब्रिकेशन में एक्सपर्ट है, हर तरह का फैब्रिकेशन आपको जहां चाहिए वो करा के देंगे। कुछ लोग हैं प्लांट एंड मशीनरी में एक्सपर्ट है। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं कि जो सिर्फ एग्रीकल्चर को जो इक्विपमेंट लगती है उस पर ही काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं यही आने वाले दिनों में इन सब प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में पूरा करेंगे और उनकी जिम्मेदारी भी लेंगे। इतना ही नहीं, ये पूरे प्रोजेक्ट होने के बाद हम उनके साथ एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि पूरे साल में वो हमारी इन चीजों का ख्याल रखे। कोई भी हमको आवश्यकता लगती है, जरूरत लगती है, तो उसका ख्याल रखे। और दोस्तों, कई सारी संस्थाएं, ऐसी विशेषताएं संस्थाएं हैं कि जो किसी सेक्टर में, किसी एक विषय में एक्सपर्ट है। जैसे अगर हमें कई सारे इस साल कई सारे एमपीओ के लेवल पे हमें डेयरी की शुरुआत करनी है, दूध के व्यवसाय की शुरुआत करनी है, तो जहां जहां हम फाइनल करेंगे वो पूरे डेयरी का सेटअप आपको लगा के देंगे। हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गांव के लेवल पे हमारे महिलाएं बचत गट कर सके, उस अप्रैल का, उस प्रोडक्ट का निर्माण कर सके, ऐसे प्रोजेक्ट हमें तैयार करने। तो आपको जो चाहिए वो करा के देंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको जो चाहिए, जिस तरह का चाहिए, वो पूरा सेटअप आपको करा के देते हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड। यहां तक कि हमें जो फूड प्रोसेसिंग के काम करने, यानी हम टोमेटो प्रोसेसिंग के हमें प्रोजेक्ट लगाने, तो ऐसी संस्था है कि जो सिर्फ उस पर काम करते हैं वो आपको करा के देंगे। ऐसी कुछ है कि जो सिर्फ ओनियन प्रोसेसिंग या पोटैटो प्रोसेसिंग उस पर काम करा के और वो पूरा प्रोजेक्ट आपको लगा के दे। तो इस तरीके से जब हम काम करेंगे तभी इस समय में, लिमिटेड समय में हम पूरा काम हम पूरे ये जो बिजनेस रोड मैप पूरा कर पाएंगे। अभी एक तरफ हमने फंडिंग का इंतजाम किया है और दूसरी तरफ अभी इन लोगों के साथ अभी हम एंगेज हो रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं और जल्द ही इनके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह करके इनके साथ ये पूरे प्रोजेक्ट बिजनेसेस का एग्जीक्यूशन हम शुरू करेंगे। दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें ख्याल रखना है और इसके ऊपर हमें काम करना है, वो ये है कि हम आने वाले दिनों में कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई सारे नए सेक्टर में हम कदम रखने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। और हर सेक्टर और कोई भी प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट को हम एक एज अ ब्रांड करके बेचेंगे। सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट हो, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इनिशियली एमवीपी के लेवल पे, एमएसएस के लेवल पे हम हो सकता है कि बहुत सिंपल बिजनेस के साथ शुरुआत करें, छोटे छोटे बिजनेस सिंपल प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करें। लेकिन हर प्रोडक्ट हम कंपलसरी एक फैमिली में एज अ ब्रांड करके बेचेंगे। एंड हम सिंपल कॉटन का हम टॉवेल तैयार करें, लेकिन वो कॉटन का टॉवेल भी हम ब्रांड के साथ बेचेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक वो एक ब्रांड होगा जो एमसीएल सस्टेनेबल टॉवेल तैयार करेगा और बेचेगा। भले ही ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हम हर राज्य में, हर तहसील में तैयार करेंगे, लेकिन एक ब्रांड के साथ, एक नाम के साथ। उसका कारण यह है कि ये कई सारे जो सेक्टर्स है उसमें बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है और वो बहुत पावरफुल है। ऐसी कंपनियां हैं कि जो अपना कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ऐसे सभी कंपनियों का डट के मुकाबला हम करेंगे और सबसे बढ़िया बिजनेस हमें करके दिखा रहे हैं। और इसलिए हर कोई प्रोडक्ट, हर कोई चीज जो हम तैयार करेंगे वो एक ब्रांड के साथ करेंगे, एक फैमिली का, जो परिवार का सदस्य होगा ऐसे करेंगे।
दोस्तों ये सभी जो कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां और बहुत बड़े स्केल में आज जो बिजनेस कर रही है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं कि जो दुनिया के एक कोने में रहती है, लेकिन पूरे दुनिया के जो बिजनेसेस है, उनके जो आउटलेट्स है, उसको कंट्रोल करती है। और इसका कारण है स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहते हैं कि जिसके जिसके वजह से इन पूरी चीजों का कंट्रोल वो करती है। जैसे हमारे देश में अभी मैकडोनल्ड के सैकड़ों आउटलेट्स हैं, लेकिन एक बार आप मैकडोनल्ड का हिस्सा बन गए, तो मैकडोनल्ड को जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो लोग, उसका स्टाफ, उसके वेंडर, उसके सप्लायर, उसके कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी एक बड़े फैमिली का हिस्सा बनते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। और ये होता है ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अभी एप्पल देखिए, एप्पल अमेरिका स्थित कंपनी है और वो अमेरिका में सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करती है, प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। और उनका प्रोडक्ट कौन बनाता है? तो उनका मोबाइल बनाता है चाइना, उनका प्रोडक्ट बनाता है चाइना। तो वहां का रॉ मटेरियल अरेंज करना, वो सप्लाई करना, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उसका ख्याल रखना, उसको भी अच्छी तरह से उसका उपयोग करना और प्रोडक्ट तैयार करना, ये सभी चीजें होती है वहां चाइना में। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से होता है, बहुत कंट्रोल्ड होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिस्टम। तो हमें भी अभी आने वाले दिनों में जो काम करना है, जिस तरीके से काम करना है, जो लक्ष्य हमने अब कायम किया है, तो उसके लिए हमें भी चाहिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारे पूरे बिजनेस मॉडल में। और दोस्तों ये सभी जो कंपनियां हैं, ये सभी जो एग्जांपल हमने देखे, ये फ्रेंचाइज के एग्जांपल है। फ्रेंचाइज मॉडल है ये, कि जहां वो जो मेन कंपनी होती है वो बेसिकली आपके साथ एमओयू करती है, वो फीस होती है फ्रेंचाइजी की, और फिर सेम जो बिजनेस है वो आपको सेटअप करा के देती है। और उसके बाद जो बिजनेस होता है उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट उसका उसकी शेयरिंग होती है। तो ये मैकडोनल्ड, एप्पल, डी मार्ट या कई सारे ऐसी कंपनी जो इसमें काम करती है। लेकिन हम इस तरह का बिजनेस नहीं करेंगे। एमसीएल में जिस तरह का बिजनेस हमें करना है हमारे सभी उद्योजकों के साथ, वो ऐसा नहीं है। तो वो कैसा है? तो वो है सब्सिडीज। दोस्तों सब्सिडीज जैसे काम हमें करना है। हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग समूह है टाटा। टाटा कई सारे बिजनेस सेक्टर में काम कर रही है। हर बिजनेस सेक्टर में उनकी अलग अलग कंपनियां हैं जो उस बिजनेस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेहतर प्रोडक्ट बनाती है, बेचती है। कई सारे सेक्टर्स में तो टाटा नंबर 1 का काम कर रही है। जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आईटी सेक्टर में नंबर 1 का काम कर रही है। आज की तारीख में टाटा मोटर्स भी दुनिया का, देश का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। और ऐसे ही टाटा स्टील हो या कई सारी कंपनियों में, कंपनी सेक्टर्स में टाटा बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन किस तरह काम करती है? सबसे पहले तो ये सभी कंपनियां एक उद्योग समूह या एक फैमिली का हिस्सा है, वो है टाटा। लेकिन हर एक कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान। हर एक जो कंपनी है वो अपने सेक्टर में अपने प्रोडक्ट के साथ काम करती है। और हर एक कंपनी अलग से, यानी मैक्सिमम कंपनी इससे वो आईपीओ लिस्टेड है अलग से। हर एक कंपनी का उनके बिजनेस अनुसार उनके आज वैल्यूएशन, और इन सबकी वैल्यूएशन बन के होती है टाटा की वैल्यूएशन। तो दोस्तों हमें भी जो काम करना है, हमें सब्सिडीज ऐसे ही काम करना है, फ्रेंचाइज जैसा नहीं। तो सबसे पहले तो यह है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे वो ब्रांड ही तैयार करेंगे। जैसे अभी हमारे सामने जो एग्जांपल है एमकोल, पूरे देश में कहीं भी जब बायोकोल का हम प्रोजेक्ट करेंगे तो एमकोल का ही उत्पादन करेंगे, एमकोल ही हमारा ब्रांड होगा। पूरे देश में जब भी हम ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का निर्माण करेंगे या शुरुआत करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसका एक ही ब्रांड नेम होगा एम कैफे। वैसे ही बायो सीएनजी का हमारा नाम होगा एम सीएनजी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो हम काम करने वाले हैं उसका ब्रांड नेम है एमसीएल सॉइल कंडीशनर एमएससी। तो हर एक चीज, जैसा मैंने कहा, टॉवेल हो, डेयरी के कई सारे प्रोडक्ट हो, कई सारे कॉस्मेटिक्स हम लेके आने वाले हो, तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है, ये हर प्रोडक्ट को हम ब्रांड के साथ हम लॉन्च करेंगे। और वो हम सिर्फ लिमिटेड ब्रांड ही रखेंगे। यानी एक सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट्स है, ऐसा नहीं कि रीजनल वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल कंपनी पूरे देश में लक्सी बेचती है, लाइफ बॉय बेचती है, और उनका एक स्पेसिफिक ब्रांड होता है, तो उसी तरह हमारे हर एक सेक्टर में सबसे सर्वोत्कृष्ट ऐसे प्रोडक्ट्स का हम निर्माण करेंगे। और वो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन, यानी जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद कस्टमर हमेशा वो उसका लॉयल हो जाए, ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे प्रॉपर ब्रांड के साथ।
और दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स हम कैसे तैयार करेंगे, कैसी होगी हमारी सब्सिडीज कंपनी? तो दोस्तों, हमारी जो तहसील लेवल जो हमारी स्टार्टअप्स है, वो होगी हमारी सब्सिडीज कंपनी। हम अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे, लेकिन ये सब करेंगे हमारे तहसील लेवल जो स्टार्टअप्स है उनके अंदर। यानी ऐसा समझिए कि हमारा जो तहसील है, किसी तहसील में 60 ग्राम पंचायत है और हमारा लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत के लेवल पे हमें एमकोल का निर्माण करना है। तो 60 ग्राम पंचायत में जो 60 एमकोल का निर्माण करना होगा, वो होगा हमारे उस तहसील के कंपनी में, उसका टर्नओवर, उसका सब कुछ। उस 60 ग्राम पंचायत के लेवल पे, हर ग्राम पंचायत के लेवल पे हमें एमसीएनजी का प्रोजेक्ट करना है। तो वो सब होगा उस एमएसएस के अंडर। और वहां तक हर ग्राम पंचायत में ऑलमोस्ट 400 हेक्टर इतनी जमीन होगी जहां खेती हो रही है और उसका जो प्रोड्यूस निकल रहा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। तो उससे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे वो सब होंगे हमारी ये जो सब्सिडरीज है, ये जो हमारा एमएसएस है, ये तालुका लेवल का जो हमारा स्टार्टअप है उसके अंदर। तो हमारी उस तहसील में अगर डेयरी का बिजनेस करेंगे वो हमारे उस तहसील के लेवल पे होगा और उस स्टार्टअप के अंडर होगा। उस तहसील में अगर हम टेक्सटाइल का काम करें तो वो भी वहां के उस तहसील के स्टार्टअप के अंडर होगा। तो ये पूरा बिजनेस, ये पूरा कारोबार करेंगे हमारे ये सब्सिडरीज, हमारे तहसील लेवल के स्टार्टअप्स। तो ये हमारा मॉडल है। और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी ये स्टार्टअप्स, ये सब्सिडरीज अपनी उच्चतम शिखर पे काम करती है, कैसे उस तहसील के मैक्सिमम पोटेंशियल तक काम करती है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम हर जगह रहना। अभी ये लोग एक देश में होते हुए दूसरे देश का जब बिजनेस कंट्रोल करते हैं इस सिस्टम्स के साथ, तो हम भी हमारे हर राज्य के हर तहसील के लेवल की जो बिजनेस है उसको उसको पूरी तरह से सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, हम प्रोटेक्ट करेंगे इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ। और हमारे उद्योजक ही नहीं, हमारे बिजनेस में जब किसान, सब फार्मर जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी हम ख्याल रखेंगे। ये सिस्टम ऐसी रहेगी कि हम अपने किसानों का भी इस सिस्टम के साथ ख्याल रखेंगे, हर तरह का ख्याल रखेंगे, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। हमारे जो भी मैनेजमेंट, जो भी हमारे स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, वो लोग, हमारे वेंडर, हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर, इन सब का हम ख्याल रखेंगे एक फैमिली के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ। और ये हम शुरुआत करेंगे। उसके साथ होगी सेंट्रलाइज बिलिंग। जहां जहां इनवॉइस, बिल जनरेट हो गए वो उस ये सेंट्रलाइज होगी और उस ब्रांड के लिए स्पेसिफिक होगी। यानी अगर हम अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और कस्टमर को दे रहे हैं तो उस लेवल पे जो बिलिंग होगी वो भी सेंट्रलाइज होगी, सेंट्रलाइज जनरेट होगी। अगर हम अपने किसानों से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, किसानों को पैसा देना है, तो वो भी बिल जनरेट होगा, वो भी सेंट्रलाइज होगा, ताकि हर लेवल पे हम एक प्रोटेक्टेड एक फैमिली का हिस्सा बने। यहां तक कि अकाउंटिंग और इसकी पूरी जो चीजें हैं वो सब सेंट्रलाइज होगी। और ये आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर आए हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस है कि ये बहुत आसान होगा जब हम सेंट्रलाइज करेंगे, बेहतर करेंगे। और दूसरे कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो हम सेंट्रलाइज करने वाले हैं और जिसकी वजह से आप, हमारे उद्योजक, अच्छी तरीके से अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कंप्लायंसेस, अभी कंप्लायंसेस का मतलब है सीए और सीएस की सर्विसेज। अभी इनके सर्विसेज ऐसी होती है कि जो जो गवर्नमेंट, सरकार के प्रति हमारा जो दायित्व है टाइम बाउंड मैनर में वो हमको करना पड़ता है, लेकिन बहुत बार हम उसको भूल जाते हैं। बहुत बार इसके बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत बार हम लोग अपने काम में होते हुए कभी कभी ये डिफिकल्ट लगता है करने के लिए। लेकिन जब ये सेंट्रलाइज होगा, जब ये सभी कंप्लायंसेस सेंट्रलाइज होगा, ये बैलेंस शीट बनाने, अकाउंटिंग करने, सब कुछ करना, तो बहुत बहुत शांति से आप सभी लोग वो बिजनेस के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो वो हम करेंगे। दूसरे कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज है कि जो हम सेंट्रलाइज बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं और तहसील लेवल में उसका उपयोग करने में कुछ मर्यादा आ सकती है, जैसे आईटी सर्विसेज। अभी आईटी के लिए यानी आज आज तो ये जमाना है कि हर लेवल पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे लेवल पे आज दुनिया है और ये सर्विसेज जो चाहिए, ये सर्विसेज किसी अच्छी कंपनी के थ्रू हम दिलवा सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि अगर एमसीएल टीसीएस के साथ नेशनल लेवल पे एग्रीमेंट करता है तो ये टीसीएस हमारे हर जरूरतों के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर बना के दे सकता है और जिसका उपयोग हम कर सकते हैं गांव में, हमारे तहसील। तो ये कुछ ऐसे सर्विसेज है। फायर सिस्टम, हर हमारी वास्तु
फायर कंप्लायंट हो। तो ऐसी ऐसी कई सारी संस्था जो इसका पूरा ख्याल रखेगी पूरे देश पर। तो ऐसी सैटेलाइट सर्विस हम देंगे ताकि हमारे उद्योजक ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपने बिजनेस के ऊपर और अपने बिजनेस बढ़ाए। और दोस्तों, हमारा एक बिजनेस रोड मैप है, हर तहसील का बिजनेस रोड मैप। भले ही आज हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग बिजनेसेस की शुरुआत कर रहे हैं, कोई एमसीएनजी है, कोई एमकोल है, बाकी कुछ बिजनेसेस है, लेकिन ये शुरुआत है। अल्टीमेटली जो हमें जाना है और हमारी इस स्टार्टअप का जो बिजनेस रोड मैप है, जिसे सब्सिडी करके हमें आईपीओ में लिस्ट करना है, सेंसेक्स तक लेके जाना है, वो अलग है। यानी हमने देखा कि एक तहसील में अगर 60 ग्राम पंचायत और हमारा लक्ष्य है कि हमें हर ग्राम पंचायत में एमकोल का प्रोजेक्ट लगाना है। ऑफ कोर्स फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर 60 एमकोल प्रोजेक्ट हम लगाते हैं तो दोस्तों इस एमकोल प्रोजेक्ट की वजह से जो टर्नओवर बनेगा उस कंपनी का, वो लगभग 720 करोड़ होगा। अगर हर ग्राम पंचायत के ऊपर हम एमसीएनजी प्रोजेक्ट लगाते हैं, एमसीएनजी प्रोजेक्ट 60, हर एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट का जो टर्नओवर है वो ऑलमोस्ट 30 करोड़ का है। तो 60 प्रोजेक्ट जब हम लगाते हैं तो 1800 करोड़ का टर्नओवर उस एक तहसील का एमसीएनजी प्रोजेक्ट की वजह से होगा। यानी सिर्फ हम बायोफ्यूल की बात करें, सिर्फ हम एमसीएनजी और एमकोल की बात करें, तो दोनों मिला के 2500 करोड़ का टर्नओवर हम लोग कर सकते हैं एक तहसील में। और हर ग्राम पंचायत के लेवल पे अगर 400 हेक्टेयर इतनी जमीन है जहां खेती हो रही है और उसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो एक ग्राम पंचायत में 400, इसका मतलब 60 ग्राम पंचायत में 24,000 हेक्टेयर इतनी जमीन होगी और उसके जो प्रोडक्ट निकालता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है, बिजनेस करना है, तो उसका ही टर्नओवर 2 से 3,000 इतना हो सकता है करोड़। इतना टर्नओवर एक तहसील का एक सब्सिडीज का हो सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि हम अपने एक तहसील में 4 से 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। तो सोचिए वैल्यूएशन क्या होगा। और दोस्तों ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। हम हर तहसील में ये सोच सकते हैं कि हमारा इतना रोड मैप हो सकता है, इतना हमारा बिजनेस टारगेट हो सकता है। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। अगर हम अमेरिका में होते तो नहीं कर सकते, अगर हम जापान में होते, हम चीन में होते तो नहीं कर सकते। नहीं है किसी के पास इतना सब कुछ, जिसकी शायद हमें अभी तक अच्छी तरह से कदर नहीं है, लेकिन नहीं है किसी के पास। और 4 से 5,000 करोड़ का जब आप टर्नओवर करते हो तो आपका वैल्यूएशन आप 10,000 तो कम से कम है, ऐसा पकड़ के चलिए। आपकी जो कंपनियां हैं उस कंपनियों का आने वाले दिनों में मिनिमम जो ऑथराइज और पेड अप कैपिटल होगा वो मिनिमम 10 करोड़ का होगा। यानी आप सभी कंपनियों के यहाँ 10 करोड़ शेयर्स तैयार होंगे, 1 रुपया उसका फेस वैल्यू होगा और उस 1 रुपए के शेयर को हम लोग लेके जाएंगे 200, 500, 1000 रुपए वो लेके जाएंगे जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। और ये सिर्फ हमारी कल्पना नहीं, हम प्रॉपरली बाकायदा उसको आईपीओ लिस्ट करेंगे। सभी जो बिजनेस होंगे वो आपके अंदर होंगे। एमसीएल कोई भी बिजनेस खुद के लिए नहीं करने वाला, हमेशा आप बिजनेसेस करोगे, आप अपना वैल्यूएशन बिल्ड करेंगे, आप अपना रेवेन्यू, आपका टर्नओवर, आपका प्रॉफिट बिल्ड करोगे। आप जब अपना वैल्यूएशन करके आप वो रिपोर्ट कार्ड जबरदस्त बनाओगे, तब मिलकर वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो एमसीएल का बनेगा। और हर तहसील में हमारा इतना पोटेंशियल है क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और हमारी इतनी ज्यादा खेती है और यही हमारा तरीका होगा। ये सभी कंपनियां एज ए सब्सिडी करके काम करेगी। जिस तरह से टाटा समूह में हर कंपनी में टाटा सन्स की इक्विटी होती है, इक्विटी है ज्यादा, वैसे ही हर कंपनी में एमसीएल की इक्विटी। ऐसे काम हमें करना है। और दोस्तों, एक अमूल का एक कोऑपरेटिव मॉडल है जो पूरी दुनिया में फेमस है। अमूल का जो कोऑपरेटिव मॉडल है वो पूरी दुनिया में सिखाया भी जाता है कि कैसे सक्सेसफुली आप इस कोऑपरेटिव मॉडल से बिजनेस तैयार कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, अमूल के यहाँ 36 लाख किसान है और ये 36 लाख किसान इस अमूल के लिए, पूरे कंपनी के लिए दूध बनाते हैं, दूध का निर्माण करते हैं। अभी अमूल हर एक किसान का ख्याल रखता है। कैसे कि आपको दूध निर्माण करने के लिए जो गाय या भैंस चाहिए तो कौन सी गाय या भैंस आप लेनी चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शन करता है। अगर आपको 2, 4, 5 गाय खरीदनी है तो उसका फाइनेंस का भी अरेंजमेंट करता है। अगर इन जानवरों को अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो उनका ख्याल रखने के लिए वो डॉक्टर
या जो मेडिकल व्यवस्था है उसका भी ख्याल रखती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको दूध निर्माण करना है और सुबह सिर्फ उठ के आपको अपने ही गाँव में उसको बेचना है। हर गाँव में अमूल ने कलेक्शन सेंटर खोल रखे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि उद्योजक को किसानों को अपने ही गाँव में तैयार करके उसको बेचना होता है। तो बहुत अच्छा इस तरह का सपोर्ट, इस तरह का ख्याल अमूल रखता है कि हर किसान उद्योजक जैसे सोचता है कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, क्यों ना मैं ज्यादा से ज्यादा दूध का निर्माण करूं और पैसे कमाऊं। और इसी तरीके से फिर अमूल इन 36 किसानों के साथ, इन 36 उद्योजकों के साथ इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी आज उन्होंने बनाई है। दोस्तों, ऐसे ही अपना बिजनेस मॉडल ऐसे ही है। हमारा भी जो है वो कोऑपरेटिव मॉडल ही है, सहकार तत्व का मॉडल ही है। लेकिन अमूल का मॉडल है किसानों का और हमारा मॉडल है स्टार्टअप्स का, कंपनियों का। पूरे देश में जो 6000 हमारे स्टार्टअप्स हमें तैयार करने हैं, बस वो कोऑपरेटिव में सहकार क्षेत्र के अनुसार अपना अपना बिजनेस करें और उच्चतम बिजनेस करें। हर तहसील में ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यानी फिजिकल रिसोर्सेज तो है, जो हमने देखा कि हम हर ग्राम पंचायत में क्या कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसी के साथ कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे गांव में रहते हैं कि जिनके पास ऐसे स्किल्स है, कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स के उत्पादन तैयार किए जा सकते हैं। तो आयुर्वेदा है और कई सारी पॉसिबिलिटीज है। तो हमारा तो काम रहेगा कि आप अपने तहसील में जो भी ये रिसोर्सेस है, अपने अपने तहसील में जो भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक पहुंचे, उसके चरम सीमा तक पहुंचे, मैक्सिमम बिजनेस करें, मैक्सिमम अपने कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाए। आप भी 10,000 ही नहीं, उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन की कंपनी के ओनर, मालिक बने दोस्तों। और इसी के लिए जो भी बैक सपोर्ट है ना, वो हम करें। एमसीएल कभी भी कोई बिजनेस नहीं करेगा खुद। एमसीएल का यही काम रहेगा कि आपको हर तरह का सपोर्ट करे, यानी फंडिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्ट्स हो, ब्रांडिंग हो, पैकेजिंग हो, और हो सकता है कि एज अ कॉर्पोरेट हम लोग मार्केटिंग की भी व्यवस्था करें। हो सकता है कि कई स्टील कंपनियां, कई थर्मल पावर प्लांट से हम टाई अप करें और आपको सिर्फ वो देने की जरूरत है। तो मिलकर एक हम हमेशा ऐसा काम करेंगे कि आप अपना मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम उस ऊंचाई तक जाए, और उसके लिए जो क्या है वो पूरा हम तैयार करेंगे। जैसे जैसे जरूरत होगी, जैसे जरूरत लगेगी, उस तरह से अपने आप को बेहतर और बेटर करते जाएंगे। और जब आप उधर जाओगे, जब हर तहसील अपने चरण सीमा पे जाएगा, अपने पोटेंशियल को पहुंचेगा, तो दोस्तों हम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड सस्टेनेबिलिटी का तैयार करेंगे। एमसीएल तो बड़ी बनेगी, बड़ी कंपनी बनेगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा देश। इंपॉर्टेंट यह है कि देखिए, अगर हर तहसील में उद्योजक, हर तहसील में स्टार्टअप अपने उस लेवल तक जाती है, तो कितना काम कर सकेंगे हम लोग। कोई कोई देश में इतनी क्षमता नहीं है। ये आज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है जिसके ऊपर सब युद्ध कर रहे हैं और इसके पीछे पड़े हुए और दुनिया बर्बाद कर रहे हैं। जब ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे जाएगा, जब पूरी दुनिया सही तरह से सस्टेनेबिलिटी राह पर चलेगी ना, तो दोस्तों हमारा जैसा पोटेंशियल वो किसी के पास नहीं। अगर मैं ईंधन की बात करूं, तो इस बायोफ्यूल, इस रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में 25 से 30% जो दुनिया की जरूरत है वो हम बना सकते हैं और उनको दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को हम बेच सकते हैं या सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल है और इतना बड़ा सेक्टर है वो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे एमएसपी, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है, उत्पादन है जो हम तैयार करेंगे और बेचेंगे। और ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान बाकी के लोगों के पास है, देश के पास नहीं है। जो आयुर्वेद हमारे पास है, जो योगा हमारे पास है, और कितनी सारी हैंडीक्राफ्ट, ये नहीं है किसी के पास। तो ये सब जब हम काम करेंगे तो दोस्तों कई सारे सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने वाला, उनको सप्लाई करने वाला देश हमारा भारत बने। और इस प्रोसेस में कंपलसरी भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही, लेकिन पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा, बताएगा कि ये सही रास्ता है, ये आप वहां जाएंगे, और इस तरह वो दुनिया का नेतृत्व करेगा, और फिर से हम अपने देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल।